नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो इस लेक्चर में अभी हम 5 और 6 तारीख सैटरडे और संडे दोनों के यहाँ पर जो न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। और जो एडिटोरियल है, तो संडे को एडिटोरियल नहीं आता, इसलिए यहाँ पर सैटरडे के जो जितने एडिटोरियल्स थे उनको उनका फुल एनालिसिस करेंगे हम। और इसके अलावा जो न्यूज़ एनालिसिस है दोनों न्यूज़पेपर का, सैटरडे और संडे वाले का, तो न्यूज़ एनालिसिस को इन डेप्थ जो है ना डिटेल हम जो डिस्कस करेंगे दोनों न्यूज़पेपर्स का, शनिवार वाले का भी और संडे वाले का भी। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो उनका बिल्कुल सरल बात कहनी है कि सब हमारे सब सब लोगों के पास एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, लेकिन हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी जरूर होती है कि हमारे जो टैलेंट है ना उसको हम डेवलप कर पाए। ओके, तो अगर टैलेंट को आप डेवलप कर पा रहे हो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पॉलिश्ड टैलेंट मिलता है हर एक को, तो टैलेंट को पॉलिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर रफ टैलेंट होता है शुरुआती दिनों में, जब यहाँ पर आपकी बच्चों वाली एज होती है, शुरुआती टैलेंट है उसको जितना उसके लिए हम हार्ड वर्क करेंगे तो उतना ही हम जो है उसको पॉलिश करेंगे, और जितना ये पॉलिश होगा उतना ही ये बड़े लेवल पर आपका टैलेंट जो है चमकेगा दुनिया के सामने। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिनको यही नहीं पता लगता कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। ओके, तो उनको ऐसे होता है जैसे फैमिली कहे कि आपको ये बनना है, तो उसी तरीके से वो 4-5 बातें उन्हीं के दिमाग में जो है बड़ी रहती हैं, जो आप आसपास की सोसाइटी में वो देखते हैं। लेकिन अंदर की इच्छा क्या है उसको समझ ही नहीं पाते बच्चे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो अंदर की इच्छा आपकी वही होगी जिस काम को करने के लिए ना आपका दिल चाह रहा है, आपका मन लग रहा है, आपको समय का पता नहीं लग रहा है कि समय कब बीत गया। तो ऐसा कोई भी काम, वो आपका असली टैलेंट होगा। ओके, तो उसके ऊपर पॉलिश करना, उसको फोकस करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अपॉर्चुनिटी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, उसका फ्रंट पेज है संडे का। और इसके अलावा ये सैटरडे का जो एडिटोरियल वाला पेज है, ये यहाँ पर 5 एडिटोरियल्स हैं। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और शुरुआत करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और जो पैटर्न रहेगा यही रहेगा, पहले कोड, फिर यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, तो यहाँ पर न्यूज एनालिसिस होगा। ओके, और फिर होगा यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन, और लास्ट में इकोनॉमिक कंसेप्ट होगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, तो आगे शुरुआत करते हैं पहली न्यूज एनालिसिस से, पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आरबीआई टू बाय मोर बॉन्ड्स, leave rates unchanged, accommodative stance stays, fiscal year 22 growth forecast cut by percentage point 9.5%। तो यहाँ पर देखो आरबीआई ने अपना मूव चला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूरे तरीके से ये भारत सरकार के अधीन ही है। ओके, तो ये आरबीआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको आरबीआई को बनाया गया था। शुरुआती दिनों में ये आरबीआई जो था, ये एक प्राइवेट एंटाइटी थी। ओके, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट शेयर होल्डर्स इसको चलाते थे जब 1935 में ये बना था। लेकिन 1949 में ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एक कंपनी आप इसको कह सकते हो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये काफी फंक्शंस जो है करता है। तो अभी उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आरबीआई ने अभी अपना जो स्थिति है, सिचुएशन जो है उसको डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 2000 ये 21-22 जो चल रहा है, इसके लिए भी जो हमारा जो रेपो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट ना, तो उसको यहाँ पर कम ही रखा जाएगा। जितना यहाँ पर पिछले साल था उसको उतना ही रखकर चला जाएगा। ओके, चाहे आप यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले, चाहे रेपो रेट की बात कर ले, जितने भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होते हैं आरबीआई जो यहाँ पर देता है, उन सबको यहाँ पर अनचेंज रखा जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रखा जाएगा। पहले ऐसी आशा थी कि जैसे इकॉनमी अगर बढ़ती है अच्छी तरीके से तो हो सकता था कि यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। ओके, तो अभी इसके अलावा जो आरबीआई काम करने जा रहा है, तो यहाँ पर मैक्रो लेवल, पूरी इंडियन इकोनॉमी के लेवल पर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पहली बात तो जो पॉलिसी रेट है उसको यहाँ पर अनचेंज रखा जाएगा, 4% तक यहाँ पर रहेगा रेपो रेट। इसके बाद बात करें जो ग्रोथ रहेगी यहाँ पर फिस्कल ईयर 2021-22 की, तो यहाँ पर 9.5% तक ये आ जाएगी। पहले इससे ज्यादा ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ तक आ जाएगी। इसके अलावा बात करें जो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जहाँ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, सॉरी, जो महंगाई है, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन उसकी इस तरीके से है, इसलिए बढ़ रही है कि यहाँ पर सप्लाई साइड में डिस्ट्रप्शन आ रही है।
तो सप्लाई साइड में डिस्ट्रप्शन इसलिए आ रही है कि बहुत सारे राज्यों ने लॉकडाउन लगाए हुए हैं, तो रात को वो किसी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दे रहे हैं। तो जहां पर कि सामान वगैरह लोड है, जो इंडस्ट्री से जो सामान निकल रहा है, जिसके चलते अभी जो पुराना सामान था ना, तो उसी का स्टॉक बचा है, तो वो महंगा होता जा रहा है। तो सप्लाई साइड में यहाँ पर डिस्ट्रप्शन है, इसके लिए यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। और चौथे नंबर पर बात कर रहे हैं कि जो बॉन्ड परचेसेस है, तो यहाँ पर जो आरबीआई है, तो यहाँ पर बॉन्ड खरीदेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत, एसएपी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर 1.2 लाख करोड़ की यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इतने अमाउंट के जो बॉन्ड है आरबीआई परचेज करेगा। तो कहाँ से परचेज करेगा? जो हमारी मार्केट है, जो बाजार है, वहीं से परचेज करेगा। तो जो मार्केट में बॉन्ड इशू होंगे, जो यहाँ पर कोई कंपनी, सपोज करो जो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बॉन्ड इशू करती है कि मुझे पैसा चाहिए, तो आरबीआई उन्हीं बॉन्ड्स को खरीदेगा और उनको पैसा देगा और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वसूलेगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम ही रखे जाएंगे, ता जो कि जो बोरोवर है ना, तो वो पैसा खरीदे। ओके, तो पैसा मतलब खरीदे कहने का मतलब पैसा यहाँ पर उठाए ब्याज पे। तो यहाँ पर आरबीआई पैसा लगाएगा। आरबीआई एक तरीके से इन्वेस्टर्स के तौर पर काम करेगा अगर वो बॉन्ड परचेज करेगा तो। ओके, जैसे हम नॉर्मली इन्वेस्टर्स करते हैं, वो भी कंपनीज के बॉन्ड परचेज करते हैं, तो वहां पर पैसा लगाते हैं, बाद में वही कंपनी उनको इंटरेस्ट रेट वगैरह देती है। ओके, तो बाद में प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है वापस पे कर देती है। तो यहाँ पर जो भी मेच्योरिटी डेट डिसाइड होती है इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच में। और अभी लैंडर्स की बात कर रहे हैं, जैसे जो यहाँ पर पैसा देते हैं ब्याज पे। ओके, तो लैंडर्स जैसे, अगर मैं इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स की बात करूं, तो ये हमारे जो बैंक है, वो सभी जो है इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स है, पैसा ब्याज पे दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लोन रिस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात करें कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो लिमिट है, खासतौर पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल कंपनीज है, उसके लिए यहाँ पर इस लिमिट को बढ़ा दिया गया, 50 करोड़ तक कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है 50 करोड़ रुपए तक का जिसका लोन है जिस कंपनी का, तो यहाँ पर उसके लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। रिस्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर वो किस्त दे रहा था, इंस्टॉलमेंट दे रहा था, जो अपना 50 करोड़ तक का जो लोन था, उस इंस्टॉलमेंट को थोड़ा कम किया जा सकता है, कि रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, कि जो कि उस बंदे को, उस कंपनी को आसानी हो, वो लोन की किस्तें जो है वो दे सके। ओके, और आगे बात करें जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे होटल्स की बात करें, ओके, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर कोविड-19 के कर्व के चलते जो है यहाँ पर अफेक्ट ये इंडस्ट्री हुई है, ट्रांसपोर्टेशन भी। और यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट की बात करें, तो ये तो खुले ही नहीं है। अगर पिछले साल की बात करें, जब मार्च 2020 की बात, जब से लॉकडाउन लगा था, उसके बाद अच्छे से ये ओपन ही नहीं हो पाए। तो बीच में जनवरी फरवरी में सरकार ने आदेश दिए थे कि 50% कैपेसिटी तक आप खोल सकते हो होटल रेस्टोरेंट वगैरह, लेकिन अभी दोबारा वही बात हो गई है, क्योंकि सिचुएशन खराब हो गई सेकंड वेव के चलते। और अभी फ्रेश लिक्विडिटी सपोर्ट भी यहाँ पर 50,000 करोड़ की दी जाएगी। यहाँ पर 3 अलग अलग अदारे जिनको आरबीआई देगा ये सपोर्ट। पहले है नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताएं। दूसरा है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, तीसरा है यहाँ पर सिडबी। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बैंक हैं, ओके, जिनको की फिजिकल सपोर्ट, फ्रेश लिक्विडिटी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा दी जाएगी। सिडबी की भी फुल फॉर्म बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, जो कि भारत में सबसे पहले नंबर पर है यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में, तो अभी उसको रिलीफ मिली है। तो क्योंकि पिछले काफी महीनों से ये यूएस से गुहार लगा रहा था कि रॉ मटेरियल की सप्लाई भेजिए, रॉ मटेरियल की सप्लाई मत रोकिए। अगर आप सप्लाई रोक रहे हो, उसके चलते हमारे यहाँ पर इंडिया में हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो रॉ मटेरियल ही नहीं होगा किसी चीज का, तो प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्ट की कैसे हो जाएगी? तो अभी उसके लिए एक रिलीफ जो है मिलने की यहाँ पर खबर है। तो यहाँ पर यूएस की सरकार ने क्या किया हुआ था, ये एक एक्ट है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। ओके, तो इसको यहाँ पर लागू किया होता यूएस की सरकार ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी जो रॉ मटेरियल है ना, इमरजेंसी चीज के लिए जो चाहिए, तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यूएस एक्सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी देश को। तो अभी उन्होंने यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को रिमूव कर दिया है। ओके, तो अभी जो इनकी जो कंपनी जैसे नोवावैक्स जो है, ओके, सिनोफी वैक्सीन, तो यहाँ पर जो अमेरिका में जो कंपनी जो बना रही है, तो अभी जो है ये भी देंगे अपना रॉ मटेरियल जो है। तो ज्यादातर यहाँ पर भंडार है रॉ मटेरियल्स के यूएस के पास। तो अभी जो काम चलाया जा रहा है वो यूके, जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो है, वहां से रॉ मटेरियल्स लेके सामान जो है काम, जो अभी जो काम है वो चलाया जा रहा है सीरम के द्वारा। अगर इन रॉ मटेरियल्स की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के बैग्स हैं, तो यहाँ पर जो मटेरियल को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है, तो यहाँ पर इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है।
तो यहाँ पर स्पेसिफिक टेम्परेचर को बनाने के वाले जो मेंटेन करने वाले के यहाँ पर स्पेशली बैग है, ये भी एक तरीके से रॉ मटेरियल जो कि यूएस से यहाँ पर हमें चाहिए। इसके अलावा नैनो फिल्टर्स की बात करें, वायल्स की बात करें, जो शीशियाँ है जहाँ पर वैक्सीन डलनी, स्टॉपर्स की बात करें, ओके, जो ऊपर लगता है, ऊपर कैप लगता है। तो यहाँ पर यूएस कंपनीज जो है वो मेजर सप्लायर है डब्ल्यूएचओ को। ये जो अगर ये जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा सर्टिफाइड जो रॉ मटेरियल्स हैं, तो उनकी यहाँ पर मेजर सप्लाईज है जो यूएस कंपनीज यही सप्लायर के तौर पर काम कर रही है। तो यहाँ पर जो अभी पॉलिसी चेंज हुई है यूएस में, तो उससे यहाँ पर ये आशा लगाई जा रही है कि भारत में रॉ मटेरियल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल जाता है तो जो प्रोडक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मिलेगा पॉजिटिवली। और यहाँ पर मूव टू बूस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंपनीज लाइक सीरम, तो यहाँ पर सीरम के अलावा भी जो कंपनीज जिनको अप्रूवल दी है भारत सरकार ने, तो उनका भी यहाँ पर जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो जल्दी से यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा भारत में। तो एक तरीके से भारत में की जो अभी वैक्सीनेशन है रुकी हुई है, तो बहुत सारे राज्य हैं, लोग खुद है नहीं लगवा रहे हैं। इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज है। एक डोज लगवा लेंगे, दूसरी डोज का फिर यहाँ पर पक्का नहीं पता कि कब कौन से यहाँ पर टाइम पे लगाई जाएगी, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर जो ना फ्लक्चुएशन कर रही है दूसरी डोज के गैप के बीच में। ओके, तो शुरुआत में 4 हफ्तों का था, फिर 6 हफ्ते का किया गया, फिर 8 हफ्ते का, तो अभी 12 से 16 हफ्ते का गैप कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्या इफेक्टिव रहेगी ये वैक्सीन जो यहाँ पर जो दूसरा डोज लगेगा। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन खड़ी है भारत में। आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 43,000 करोड़ का एक ऑर्डर यहाँ पर दे दिया है कि यहाँ पर 6 सबमरीन जो है ना वो बनाई जाएंगी। यहाँ पर बात करें कि पहला प्रोजेक्ट है अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, तो यहाँ पर जिसको की अप्रूवल दे दी गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? तो यहाँ पर हमारे राजनाथ सिंह जी। और यहाँ पर एक डीएसी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया आपके। तो डीएसी जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो इसके द्वारा ये सारा कार्य जो ये दारोमदार देखा जाएगा। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन जो है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। तो वो कौन है? वो राजनाथ सिंह जी। तो अभी बात कही जा रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर 2 डेकेड पुरानी, ओके, 20 साल पुराना यहाँ पर प्लान था कि यहाँ पर 6 कन्वेंशनल सबमरीन जो है ना उनको खरीदना है, प्रोक्योर करना है, उसको बनाना है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर जो कि उनकी एबिलिटी रहे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा समय तक वो अंडर वाटर रह सके, तो यहाँ पर ऐसी सबमरीन्स का निर्माण करना है। तो उसके लिए अभी ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, अप्रूवल दे दी गई है। तो यहाँ पर जो ये ऑर्डर है तो एक तरीके से कंपटीशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पर एक पब्लिक ओन्ड कंपनी जिसका नाम है मैजरगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड। तो ज्यादातर जितनी भी हमारी अभी भी जो सबमरीन्स बनी है, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी, जहाँ पर फ्रांस हमें सपोर्ट कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है भारत को, तो यहाँ पर ही बनी है मैजरगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड। तो ये कहाँ पर है, कौन से शहर में है? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज, जैसे ये लार्सन एंड टर्बो, ये प्राइवेट कंपनी है, एक ही कंपनी का नाम है ये। तो इस तरीके से और भी कंपनीज यहाँ पर आने वाले समय में खड़ी की जाएंगी जिनको ऑर्डर दिया जाएगा। तो अभी समझते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये क्या चीज है, ये कौन सा मॉडल। तो पहली बार इस मॉडल को यहाँ पर जो था ये न्यूज में आया था 2015 में, इसको अप्रूवल मिला 2017 में। और यहाँ पर एक तरीके से ये रोड मैप यहाँ पर बनाया गया। तो यहाँ पर जो बड़े जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाए। ओके, तो देखो भारत में अभी ज्यादातर जो भी चीजें बनती हैं हमारी पब्लिक सेक्टर जो सरकारी कंपनीज है ना वही बनाती हैं। चाहे डीआरडीओ की बात करें, चाहे जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज है जहाँ पर हथियार बनते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज का रोल अभी नहीं है भारत में। लेकिन अगर इसके कंपेयर में अमेरिका की बात करें तो प्राइवेट कंपनी से ज्यादातर हथियार बनाकर लेकर आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ना जो अमेरिका है वहां पर प्राइवेट कंपनी ज्यादा हथियार बनाती, तो इसलिए यहाँ पर वो डीलर यहाँ पर कोई ना नया बायर ढूंढता है अमेरिका, कि कोई ना कोई जो है नया कंट्री ढूंढू जो मेरे हथियार खरीदे। तो ज्यादातर यहाँ पर इसके टाइप रहते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, यूएसए के। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया अच्छा खासा हथियार यूएस से खरीदता है। ओके, तो यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाती हैं, तो यहाँ पर उतनी बनती चीज जितनी हमें यहाँ पर आर्मी को जो डिमांड होती है। और इसके अलावा अगर थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो वो भी डिमांड पे होती है। अगर कोई कंट्री अगर हमारे से डिमांड करे, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की गई आर्मेनिया के द्वारा भारत से कि हमें चाहिए। ओके, फिलीपींस के द्वारा यहाँ पर डिमांड की गई हमें ब्रह्मोस मिसाइल आपकी चाहिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो भी बनी है ये भी जो है 2 कंट्रीज के द्वारा बनाई गई।
ओके, तो एक इंडिया है, दूसरा रशिया है। ओके, तो यहाँ पर भी जो ब्रह्मोस नाम रखा गया है, ये नदियों के नाम है। तो यहाँ पर ब्रह का नाम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ पर जो मोस है तो यहाँ पर एक नदी है रशिया में। ओके, तो यहाँ पर जिन नदियों के नाम पर इसका नाम है ब्रह्मोस। ओके, आगे बात करें तो यहाँ पर बात करें कि सबमरीन के अगर कॉन्ट्रैक्ट सबमरीन की अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। ओके, फ्यूचर मेन बैटल टैंक एंड फाइटर जेट्स वर आइडेंटिफाइड फॉर द एसपी मॉडल। तो सरकार के द्वारा सबमरीन के अलावा जो हेलीकॉप्टर्स चाहिए, ओके, नेवी के लिए, इसके अलावा जो टैंक वगैरह चाहिए, बैटल टैंक, तो इन और फाइटर जेट्स की बात करें तो इनको भी एक साइड पे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि इन क्षेत्रों के ऊपर अभी प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। ओके, तो साउथ कोरिया की बात करें तो वहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो यहाँ पर विमान बनाती हैं। तो यहाँ पर किया मोटर्स की अगर बात करूँ ना, जो अभी जिन्होंने अपनी गाड़ियां उतारी हैं भारत में, तो वो भी अच्छी खासी जो है डिफेंस में उसकी पकड़ है साउथ कोरिया में। तो जहाज बनाकर देती है वो साउथ कोरिया की सरकार को। और इसी के चलते भारत सरकार भी अपनी प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाह रही है डिफेंस सेक्टर में। तो आगे बात करें कि अभी जो मोनोपोली पब्लिक सेक्टर की, यहाँ पर सरकारी कंपनियों की डिफेंस प्रोडक्शन में, तो अभी इसको एक साइड पे किया जाएगा और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया जाएगा कि वो भी यहाँ पर बेट लगाए और यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट दे अपनी। और आगे बात करें, प्लान टू मेक दीज सिस्टम्स इन इंडिया अंडर द लीड पार्टनरशिप ऑफ ए लोकल कंपनी दैट वुड टाई अप विद अ फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। तो हमारे यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को तो यूज किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी ना हो, तो यहाँ पर उसी प्राइवेट कंपनी को, तो यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीज ना, उनके साथ टाई अप किया जाएगा, तो वहां से टेक्नोलॉजी जो है हम लेंगे। आगे बात करें, ओनली सबमरीन्स एंड हेलीकॉप्टर प्लान हैव सीन मूवमेंट इन टिल नाउ। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर और सबमरीन, तो अभी इन्हीं के ऊपर ही अभी मूवमेंट चली है, सरकार ने अभी थोड़ा जोर देना शुरू किया है। तो अभी आगे आगे क्या होगा, तो यहाँ पर जो बात करें, द नेवी विल नाउ इशू ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स लाइकली दिस मंथ टू आइडेंटिफाई कंपनीज एलएनटी एंड एमटीएल। तो यहाँ पर दो कंपनीज एमटीएल और एलएनटी की बात कर रहे हैं कि जिनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर प्रपोजल होगा रिक्वेस्ट का कि अभी शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर जो एलएनटी और जो एमटीएल है, तो यहाँ पर डिस्कशंस अभी चल रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ, जो यहाँ पर फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जैसे जर्मनी की बात करें, फ्रांस के साथ हमारा अच्छा टाई अप है। ओके, साउथ कोरिया भी यहाँ पर अच्छा टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, स्पेन, रशिया, तो यहाँ पर इन सबके साथ ये कंपनीज यहाँ पर डिस्कशन करेगी। और अगर कोई कंपनी वहां की मिलती है तो उनके साथ टाई अप करके ये जो भी यहाँ पर चीज बनानी होगी, चाहे हेलीकॉप्टर चाहे जहाज, तो ये मिलकर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी प्रपोजल है, तो अभी जो है शुरुआत कर दी जाएगी। शुरुआत अभी जो सबमरीन है तो उसके साथ अभी हो चुकी है, तो अभी प्राइवेट प्लेस जो है वो आइडेंटिफाई करने की अभी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर उसको अप्रूवल मिल गई है कि वो जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तो भारत के जो ड्रग रेगुलेटर है, तो उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी ये कहाँ पर, ये पुणे में। ओके, तो यहाँ पर ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा नाम जो है वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने अप्रूवल दी। ओके, तो यहाँ पर लाइसेंस के लिए अगर अप्रूवल लेनी तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर ये परमिशन दे तभी जो है आपको लाइसेंस मिलता है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो जिस भी दवाई की आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। ओके, तो अभी इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट इनके द्वारा की जाएगी, टाई अप जो है इनका बना हुआ है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के द्वारा। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन इनके द्वारा होगी। आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इट विल टेक एसएसआई एट लीस्ट 5 to 6 मंथ टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पुतनिक 5। अभी भी 5 से 6 महीने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन को शुरुआत करने में अभी बहुत सारा समय अभी भी लगेगा। तो एट प्रेजेंट जो एसआईआई है, तो यहाँ पर कोविशील्ड और नोवावैक्स के ऊपर फोकस करिए। नोवावैक्स एक्चुअल में ये अमेरिका की वैक्सीन है, अमेरिका की कंपनी है। ओके, तो ये कोविशील्ड जो है ये यहाँ पर एसआईआई बना रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा नंबर पर यही बन रही है भारत में कोविशील्ड। यहाँ पर 75 मिलियन के आसपास प्रोडक्शन है एक महीने के हिसाब से, अभी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ओके, तो नोवावैक्स के ऊपर भी अभी जो है ये फोकस करेंगे इस वैक्सीन को भी बनाने में। और अगर बात करें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये एक तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी है। ओके, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, तो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर दवाइयों के लिए, दवाइयों में यहाँ पर मेडिसिन भी आ जाएंगी, वैक्सीन भी आ जाएंगी, और यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस में जैसे सेटोस्कोप हो गया। ओके, तो ब्लड ब्लड प्रेशर मेजर करने की जो मशीन होती है, इसके अलावा जो थर्मामीटर होता है। ओके, तो जितने भी तरह के डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, उनको बोलते हैं जो एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
बहुत सारे होते हैं, मैंने तो 3 का नाम दिया, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और आगे बात कर रहे हैं कि जो डीसीजीआई है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है लाइसेंस अप्रूव करने के लिए फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर कुछ अलग अलग कैटेगरीज के जो ड्रग्स, उसके लिए भी लाइसेंस की अप्रूवल ये देता है, जैसे यहाँ पर सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर 4 फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सीरम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 फ्लूइड, तो ये क्या होते हैं, इसकी क्या जरूरत होती है पेशेंट को। तो यहाँ पर बात करें कि हेल्थ केयर के लिए यहाँ पर मोस्ट कॉमन यहाँ पर ये फ्लूइड होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर ये यूज की जाते हैं कि डिहाइड्रेशन से बचाना है पेशेंट को, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर उसको मेंटेन करके रखना है, और यहाँ पर पेशेंट्स को मेडिसिन और न्यूट्रिएंट्स देना है। अगर उनको यहाँ पर वो दवाई खा नहीं सकते ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लूइड्स जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर बात करें नॉर्मल सलीन, ओके, तो यहाँ पर 0.9% जो है NaCl, ओके, तो यहाँ पर उसकी भी बात कर रहे हैं, या फिर लैक्टेटर रिंगर्स की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग ये फ्लूइड्स हैं जिनकी यहाँ पर मात्रा दी जाती है। उसके बाद डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ओके, इसके अलावा 0.45% नॉर्मल सलीन, हाफ नॉर्मल सलीन, ओके, 0.45 NaCl। तो ये यहाँ पर जो है कुछ फ्लूइड्स हैं जो यहाँ पर दिए जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था, तो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर थे, हमने वहां पर ही पढ़ा था कि हाई कोर्ट में यहाँ पर एक पिटीशन डाली गई थी, एक एक्टर है जूही चावला करके, उनके द्वारा। तो उन्होंने यहाँ पर पिटीशन डाली थी, जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, 5G वायरलेस नेटवर्क से उनके खिलाफ डाली थी कि ये अगर ये लागू होते हैं भारत में, तो इसके चलते जो हमारे जीव जंतु है भारत में उनको भारी नुकसान होगा, और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी भारी नुकसान होगा। ओके, तो अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट है जहां पर ये पिटीशन डाली गई थी, तो उन्होंने मतलब खारिज कर दिया इस पिटीशन को, और दूसरी ओर यहाँ पर जो ना फाइन भी लगा दिया 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पर कहा गया कि अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो यहाँ पर कानून का जो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर जो है अपनी जो इंटरवीन करने की कोशिश की गई। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये कहा गया है, जो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कोर्ट के द्वारा, वो कहा गया कि पब्लिसिटी स्टंट है। ओके, न्यूज में आने के लिए ऐसा किया गया है, तो कोर्ट में पिटीशन डाल दी गई, तो इसके चलते यहाँ पर 20 लाख का फाइन कर दिया गया। तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो ये 5G टेक्नोलॉजी है कि क्या सच में इसका इम्पैक्ट है। तो हमने WHO के नॉर्म्स पढ़े थे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है इसके बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर इतना इसके कोई केसेस नहीं देखे गए कि ये इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो रेडियो टेलीकास्टिंग है, जो यहाँ पर जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। वेदर फोरकास्टिंग में एरर आ सकता है अगर 5G टेक्नोलॉजी को फुली स्केल में अगर यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी देश में। तो शुरुआती दिनों में अमेरिका में ये पाया गया है, तो यहाँ पर जो वेदर फोरकास्टिंग का जो डाटा है उसमें जो मिस इंटरप्शन हो सकती है, वो यहाँ पर गलत डाटा आ सकता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सेम जैसी है दोनों की, 5G और यहाँ पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिस फ्रिक्वेंसी से डाटा फोरकास्ट करता है, अगर उसकी भी बात करें तो ओके। तो इसके अलावा हेल्थ के ऊपर WHO ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर सुनवाई हुई, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो जस्टिस JR मिदा है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ऑर्डर जारी किया है। तो ये उनके द्वारा ही ये जो है सारी बातें यहाँ पर कही गई है। कहा गया कि दिल्ली पुलिस shall identify the persons and take action against those who created disruption। तो यहाँ पर कोर्ट की यहाँ पर जो सुनवाई चल रही है ना, किसी भी यहाँ पर कोर्ट के जो प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्ट्रप्शन पैदा करता है ना अगर, तो उसके ऊपर दिल्ली पुलिस को कह दिया गया कि वो एक्शन ले अच्छे से। ओके, तो मतलब बिना मतलब के यहाँ पर ऐसे अगर कोई पिटीशन फाइल करेगा तो समय खराब करने की बात है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारा ओवरबर्डन है केसेस का कोर्ट्स के ऊपर भी। आगे बढ़ते, तो कितने जो है केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास और लोकल कोर्ट के पास, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। जो मैं क्वेश्चंस करता हूं उनको लिख लिया करो एक साइड पे, तो आप ही को रिवीजन करने में फायदा होगा। तो आगे बात करिए जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो ये काफी बढ़ चुका है। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर डिस्कस किया था तो 582 बिलियन US डॉलर के आसपास ये पहुंचा था, तो अभी ये 600 बिलियन US डॉलर के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड मतलब कायम कर दिया है। अभी तक ये कभी भी इतना यहाँ पर नहीं पहुंचा है भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो अभी आगे बात करें कि सेंट्रल बैंक है डज नॉट प्लान टू इंट्रोड्यूस न्यू इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज दीज इनफ्लोस। ओके, तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो कहने का मतलब कैपिटल इनफ्लो काफी बड़ा है।
ओके, तो यहाँ पर बाहर से अच्छा खासा यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आई है, कैपिटल इनफ्लो आया है, जिसके चलते यहाँ पर और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अक्सर जो पिछले साल पैंडेमिक था, जो मार्च के महीने में, मई जून के महीने में, तो उस समय भी मतलब हाई राइज यहाँ पर देखने को मिला था। लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ओके, तो यहाँ पर जिसके चलते यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जो है वो रेज हो जाता है। और अभी आगे बात कर रहे हैं कि ये दिसंबर 12 2003 से लेके, ओके, तो अभी तक का जो बात करें, देखो 2003 की बात करें तो हमारा 100 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व हुआ करता था किसी समय में। तो यहाँ आज कितना हो गया है 4 जून 2021 को, तो आज ये 600 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है। और धीरे धीरे करके हम बढ़े हैं। 2007 में ये 200 का हुआ, 2008 में एक साल के अंदर ही यहाँ पर 300 का हो गया। ओके, इसके बाद 2017 की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब कि 2008 के बाद 2017 में ये 400 बिलियन डॉलर का हुआ। और फिर यहाँ पर 2020 की बात कर रहे हैं, फिर 500 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ, और ये पिछले साल ही हुआ था। ओके, और ये बाद में अभी 21 की बात कर रहे हैं तो ये 600 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। तो अभी ये आरबीआई की रिपोर्ट अभी कह रही है। ओके, तो पाकिस्तान का हमारे मुकाबले में काफी कम है, वो 60 से 65 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। ये देखो, ये टॉप 5 कंट्री हैं, ये लेटेस्ट डाटा है 2021 के हिसाब से। अब ये अप्रैल 2021 के हिसाब से ये डाटा है। ओके, और भारत का डाटा जो है वो यहाँ पर 28 मई 2021 के हिसाब से डाटा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, भारत जो है 5वें नंबर पर है पूरी दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। यहाँ पर हमारा जो है, जैसे मैंने अभी बोला, 598 बिलियन बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली जो है 600 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हमारा हो चुका है। ओके, तो ये पहले नंबर पर कौन, पहले नंबर पर चाइना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। तो यहाँ पर 3000 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास इसका, इससे ऊपर है। ओके, जापान दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर 1378 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास इसका है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। ओके, तो यहाँ पर इसका भी जो रिजर्व है वो 1070 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पर भी देखो अच्छी खासी इनफ्लो जाता है, पैसा जाता है इनके बैंकों में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, खासतौर पे ब्लैक मनी के रूप में। तो यहाँ पर ये भी रीजन हो सकता है। और रशिया है यहाँ पर चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर भारत है, छठे नंबर पर ताइवान है। ओके, तो ताइवान, ओके, तो ये यहाँ पर चाइना, तो किसी समय पर यहाँ पर इसको मेनलैंड चाइना बोलते थे, तो अभी इस चाइना को मेनलैंड चाइना बोलते हैं। और मतलब ये कहते हैं कि ये ताइवान जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर हो गया है। तो हांगकांग भी इसी की टेरिटरी है वैसे, चाइना की। ओके, तो ये इसका भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अच्छा खासा है, तो ये ऑटोनॉमस सिटी है। ओके, तो फिर साउथ कोरिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर 10वें नंबर पर सिंगापुर। यूएस ये बहुत पीछे चला गया। यूएस इसलिए पीछे चला गया क्योंकि यूएस जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज कर लेता है, अच्छे खासे तरीके से उसको यूज कर लेता है। तो भारत सरकार भी इसी तरीके की कोशिशें यहाँ पर करनी चाहिए भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में। पिछले 1-2 साल पहले की भी बात कर लूँ तो जो एक्सेस रिजर्व है भारत आरबीआई के पास, या जो उसके पास रिजर्व पे पैसा पड़ा हुआ है, तो सरकार उसको कहती है हमेशा आरबीआई को कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। ओके, तो आरबीआई थोड़ा सा यहाँ पर संकोच करता है कि ये पैसा इमरजेंसी के समय यूज किया जा सकता है। तो अभी सरकार जो है, जो उसको रेवेन्यू आता है उसी से काम चलाए। लेकिन जैसे ये नए आरबीआई के गवर्नर लगाए गए शक्तिकांत दास, तो इन्होंने 1.25 लाख करोड़ का यहाँ पर पैसा था दे दिया था जब ये शुरू शुरू में नए 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 गवर्नर बने थे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर वही मुद्दा चल रहा है ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कि जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स बने हैं 2021 के, उनको फॉलो करो। तो अभी जो फाइनल नोटिस है ना, वो ट्विटर को दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि आईटी रूल्स को कंप्लाई करो। लास्ट डेट यहाँ पर 26 मई थी। ओके, तो यहाँ पर अगर करते हो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जो है एक्शन लेगी। तो यहाँ पर नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है कि इमीडिएटली यहाँ पर ना अनुपालना करो। जो यहाँ पर भारत की नई यहाँ पर इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई है सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, उनको फॉलो अप करके चलो। तो यहाँ पर ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ओके, तो अभी फेस ऑफ अभी भी चल रहा है गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है ना, तो इन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है ट्विटर को। ओके, तो यहाँ पर अनुपालना कीजिए, नहीं थी जिनको इंटरमीडिएट जो स्टेटस है वो यहाँ पर ये खो देंगे देश में, भारत में। ओके, एंड लायबल फॉर कंटेंट ऑन इट्स साइट अंडर आईटी एक्ट एंड इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड के तहत भी सजा देंगे और आईटी एक्ट के तहत भी सजा देंगे अगर नहीं कंपाइल करेंगे, यहाँ पर अनुपालना नहीं करेंगे। तो रविशंकर प्रसाद जी जो है वो यहाँ पर मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी आईटी के। तो यहाँ पर बेसिकली कहा क्या गया है, कहा ये क्या है कि जो
ट्रेसेबिलिटी है ना वो करनी है। शुरुआत में जो ओरिजिनेटर है किसी भी कंटेंट का, यहाँ पर उसको पकड़ना है। अगर यहाँ पर कंटेंट खराब है, तो कंटेंट मतलब वायलेट है, दंगे करवाएगा, यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएगा, तो उसका ओरिजिनेटर ढूंढना है। तो अभी इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो कंपनी जो है फेल है, तो यहाँ पर उसने किसी भी तरीके का जो है कंप्लायंस ग्रीवेंसेस सेल जो है वो अपॉइंट नहीं किया। तो आईटी रूल जो है वे कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीवेंसेस यहाँ पर ऑफिसर आपको अपॉइंट करना होगा। और यहाँ पर उसका मतलब ये होगा कि अगर किसी ट्विटर संचालक को, अगर कोई ट्विटर ऑपरेट कर रहा है, ट्विटर यूजर है, तो उसको कोई भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर नुकसान हो रहा है, यहाँ पर किसी ने फेक न्यूज फैलाई है तो उसको पता चला, तो यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए क्या है, किसको शिकायत करनी है। तो यहाँ पर इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि ग्रीवेंसेस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना होगा। ये भी बताना होगा कि एक महीने में कितनी कंप्लेंट्स आपने सुनी है और कितने के ऊपर एक्शन लिया है। तो ये हर महीने के हिसाब से ये कंप्लेंट बॉक्स जो है फाइल करके भारत सरकार को सबमिट करना होगा। ओके। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ट्विटर ने शुरुआत में रिस्पॉन्ड किया, डिटेल्स ऑफ ए लॉयर एज इट्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर, गवर्नमेंट सेज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर रूल। तो अपने वकील की ही डिटेल्स यहाँ पर दे दी इन्होंने, ट्विटर वालों ने, कि वही हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अलग से यहाँ पर उसको अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं अनुपालना करते हैं ट्विटर, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उसकी जो इम्यूनिटी, तो यहाँ पर एज ए इंटरमीडियरी, मतलब कि जो एक जगह की खबर दूसरी जगह यहाँ पर पहुंचा रहा है, तो ये इंटरमीडियरी के तौर पर जो काम कर रहा है, तो ये अपना ये स्टेटस खो देगा। तो ये सबके लिए लायबल है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी काम कर रहे हैं, आईटी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर रूल्स को ये फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। अभी जो G7 कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का जो यहाँ पर ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पर एक डील साइन की है फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर ऑफ 15% प्लस। तो यहाँ पर 15% के ऊपर का एक जो है, एक मतलब ग्लोबल मिनिमम टैक्स यहाँ पर रखा जाएगा कि सभी जितने भी कंपनी G7 के यहाँ पर जितने भी देश है, तो एक जैसा टैक्स लगाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनके यहाँ पर काम करी, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो यहाँ पर ग्लोबल कॉर्पोरेशन टैक्स उन्हीं के ऊपर लगेगा, जैसे गूगल हो गया, ओके, इसके अलावा फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया। तो ये ग्लोबली फैली हुई कंपनीज है। तो यहाँ पर यूरोप में तो ज्यादा यहाँ पर इनका पसारा है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज है, तो अमेरिकन यूरोपियंस का यहाँ पर टाइप सबसे पुराना है, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियंस ही हैं जो मतलब अमेरिका में जाके बसे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके संबंध काफी अच्छे हैं। तो अभी G7 कंट्रीज की अभी हाल ही में बैठक हुई है। ओके, तो G7 कंट्रीज की भी हर साल बैठक होती है। ओके, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर ये डिसीजन जो है लिया गया है। खासतौर पे जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज है उनके ऊपर एक मतलब सभी एक जैसा टैक्स लगाएंगे इनके ऊपर। जो ये मतलब ये करते थे ना कि जैसे मैंने डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में पढ़ाया था कि बेस रूल्स ऑफ प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब कि जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो वहां पर उस देश की सरकार को यहाँ पर कम से कम टैक्स दें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स अपना पैसा बचाएं। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, तो वहां पर अपना पैसा जो है, अपना जो प्रॉफिट, उसको शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि हमारे प्रॉफिट को टैक्स ना लगे। तो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज। और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर OECD जो है वो भी यहाँ पर जो है काम कर रहा है कि एक मतलब एक स्लैब रखी जाए कि पूरे देशों में एक जैसे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर फिर कहाँ पर बच के जाएंगे, कहाँ एक देश से निकलेंगे तो अगर तो वहां से कहाँ पर बच के जाएंगे। सब जगह यहाँ पर 15% होगा, तो फिर वहीं पर रहना होगा उसको, जहां पर वो ऑपरेट कर रहा है, तो वहीं पर टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर बात करें कि ये जो मूव चला गया है, तो यहाँ पर हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना, ये G7 कंट्री से इकट्ठा कर सकती है, तो उनको काफी मदद मिलेगी कोविड-19 के साथ मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर बड़ी और एडवांस इकोनॉमीज का ये मतलब ग्रुप है। और यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट रेट होगा यहाँ पर टैक्स का 15% का, एंड फॉर कंपनीज टू पे मोर टैक्सेस एंड मार्केट्स वेयर दे सेल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर गुड्स एंड सर्विसेज भी अपनी अपनी सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर और ज्यादा टैक्स यहाँ पर लगाने की बात कर रहे हैं। तो अभी इस बार की जो समिट हुई है वो लंदन में हुई है, G7 की 2021 की। तो यूके सुनाक से टैक्स रूल्स फिट फॉर द डिजिटल एज। तो यहाँ पर अलग अलग जो है देशों के द्वारा अलग अलग यहाँ पर जो है बातें कही गई हैं जर्मनी के द्वारा। तो यहाँ पर जर्मनी ने कहा था डील बैड न्यूज फॉर टैक्स हेवंस, मतलब कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जो बहुत कम टैक्स लगाती हैं और कंपनीज अपने आप को वहां शिफ्ट करती हैं, तो उनके लिए बैड न्यूज आ गई। ओके, तो आगे यूएस की बात करें, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इट विल एंड रेस टू द बॉटम ऑन ग्लोबल टैक्सेशन। फ्रांस का है तो ये कह रहे हैं कि 15% जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, अभी और ज्यादा बढ़कर लगाएंगे टैक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो ये देखो, अगर ग्रुप ऑफ सेवन की बात करें तो ये इनफॉर्मल क्लब है वेल्दी डेमोक्रेसीज का, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है, जिसमें कनाडा शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएस है। ये यहाँ पर जी7 का ये ग्रुप है। पहले ये जी8 हुआ करता था, पहले रशिया भी इसके साथ था, लेकिन रशिया को 2014 14 14 में इस ग्रुप से निकाल दिया गया। वो इसलिए निकाला गया क्योंकि रशिया ने कब्जा कर लिया था क्रीमिया के ऊपर, जो कि यूक्रेन की टेरिटरी थी। ओके, तो इसके चलते रशिया को सजा देने के लिए इसको ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया गया। और जी20 का भी आप पूरा सिनेरियो यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जी20 में और कौन कौन से नेशन आते हैं, तो ये भी शामिल है और ये भी है जी20 में। और अगर जी7 की बात करें तो इसको बनाया गया था 1975 में, और अभी यूके में 2021 के यहाँ पर जो है ये वाली जो जी7 ग्रुप की मीटिंग है, तो ये यूके में हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर है वहां के बोरिस जॉनसन। और आगे बात कर रहे हैं कि यूएस, इंडिया, चाइना अकाउंट फॉर 60% ऑफ 2 बिलियन डोजेज डिस्ट्रीब्यूटेड। डब्ल्यूएचओ यहाँ पर कह रहा है कि अभी तक जितने भी 2 बिलियन के आसपास डोजेज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो यूएस, इंडिया और चाइना में हुई है। ओके, तो यहाँ पर 60% बनता है ये इन 2 बिलियन डोजेस का। तो यहाँ पर जो कि इन्हीं 3 देशों में यहाँ पर बांटी गई है। तो यहाँ पर सीनियर एडवाइजर जो है डब्ल्यूएचओ के, उनके द्वारा ये बात कही गई है। ओके, तो उनका नाम है ब्रूस एल्बर्ट, जो यहाँ पर ये अपने कमेंट दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो बात कर रहे हैं, दिस वीक वी विल probably pass the 2 billion doses landmark in terms of number of doses of vaccines and new COVID-19 vaccines that have actually developed. So these have been distributed now in over 212 countries. 212 कंट्रीज तक अभी जो है ये बांटी जा रही है, जिसमें 60% सबसे ज्यादा प्रपोर्शन यहाँ पर इन 3 देशों में ही बांटा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि if we look at the 2 billion doses, over 75% of its doses gone to just 10 countries, and in fact 3 countries, China, US and India, account for about 60% of the doses. तो डब्ल्यूएचओ की एक कोवैक्स फैसिलिटी भी चल रही है, जिसके चलते ये जो है वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन यहाँ पर ये अगर 3 कंट्रीज की बात करें ना, तो इनका यहाँ पर क्यों ये अमाउंट बढ़ गई, क्योंकि ये वहां अपने देश में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने देश में ही ज्यादातर लगा रहे हैं। क्योंकि हालांकि मदद यहाँ पर तीनों ने की है। शुरुआत इंडिया ने की थी, बाद में यहाँ पर सिनोफार्म नाम की वैक्सीन आई चाइना की, उसने भी यहाँ पर जो है हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया मदद का, जो भारत के आसपास के फ्रेंडली कंट्रीज थे। तो फिर बाद में यूएस भी यहाँ पर माना कि मैं भी अपनी वैक्सीन भेजूंगा, लेकिन पहले शुरुआत में यूएस नहीं माना था, अपने यहाँ पर वैक्सीन लगाया जा रहा था, प्रोडक्शन यहाँ पर निकाले जा रहा था। तो यहाँ पर ज्यादातर अपने को ही इन्होंने यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया है। तो यहाँ पर इसके चलते 60% यहाँ पर जो है अमाउंट पहुंच चुकी है, नंबर पहुंच चुका है। डब्ल्यूएचओ की बात करें, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर WHO कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, which establishes the agency's governing structure and principles, states its main objective as the attainment by all the peoples of the highest possible level of health. हेडक्वार्टर का नाम याद रखें, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसको बनाया गया था 1948 में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं एडिटोरियल की। तो फर्स्ट एडिटोरियल जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी रन्स आउट ऑफ स्टीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हीड आरबीआई कॉल फॉर कंसर्टेड पॉलिसी सपोर्ट। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को जो है टैकल करके चलती है हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर बकायदा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। ओके, तो वही कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि क्या होगी फ्यूचर में। जैसे उसमें कौन कौन सी चीज, जैसे यहाँ पर रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, रेपो रेट हो गया, एसएलआर रेशियो हो गया, सीआरआर रेशियो हो गया, तो ये सब चीजें यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की ही अंतर्गत आती है। और दूसरी ओर होती है फिजिकल पॉलिसी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल करके चलती है। जैसे फिजिकल स्टिमुलस पैकेज दिए जाते हैं, तो वो भारत सरकार ही देती है कि कौन से कंपनी को क्या फिजिकल जो है सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, कहाँ पर कौन सी स्कीम यहाँ पर लगानी है, जिससे कि एजुकेशन में मामले में हमारे बच्चे आगे बढ़े, जॉब्स यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो यहाँ पर कहाँ पर पैसा लगाना है, कौन सी स्कीम जारी करनी है। तो ये फिजिकल सपोर्ट होती है भारत सरकार के द्वारा। ओके, तो चलिए उसी अभी बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की। तो अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने स्टेटमेंट दी है। जैसे शुरुआत में मैंने न्यूज एनालिसिस में आपको पढ़ाया, अभी सबसे पहले नंबर पर उसी को डिस्कस किया था। तो अभी उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट है जो गवर्नर ने दी है, तो यहाँ पर कुछ सरप्राइज नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो हालांकि प्रॉमिस यहाँ पर थे कि मतलब कि बहुत सारे
जो है ऐसे जो है प्रोमिस आ सकते हैं, बातें आ सकती हैं, मतलब ऐसे नए मेजर्स यहाँ पर आरबीआई अपना सकता है जिससे कि चलते हमारी जो ग्रोथ है वो आगे बढ़े देश की। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिसी पाएगी ना, तो यहाँ पर ये पाएगा कि ज्यादातर रेपिटेशन ही है जो पुरानी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी आरबीआई के द्वारा। ओके, तो उसी का रेपिटेशन बार बार यहाँ पर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस तो कुछ किए नहीं है, तो यहाँ पर रेपिटेशन ही होगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत है तो बिल्कुल माइनर वेरिएशन है जो यहाँ पर की है, तो ये बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा। और आगे बात करें, आरबीआई यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि वो मतलब कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं देयर इज ओनली सो मच दैट इट कैन डू। मतलब कि मतलब यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर बहुत कम है जो मतलब यहाँ पर कर सकता है। तो कहने का मतलब है, जैसे आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है अपना 1 लाख करोड़ के आसपास का सरप्लस दिया है भारत सरकार को। उससे कुछ दिन पहले इसने यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर राशि जारी की स्टिमुलस पैकेज यहाँ पर इसके तौर पर। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि अपने आप को इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि मतलब देर इज ओनली सो मच दैट इट कैन डू, मतलब बहुत थोड़ा बहुत ही है जो यहाँ पर किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। तो आगे यहाँ पर गवर्नर की जो स्टेटमेंट है, ओके, तो यहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है ऑथर के द्वारा, जो ऑब्जर्व किया गया उनके द्वारा वो बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है उनकी स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर बैलेंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो यहाँ पर was of the view that at this juncture policy support from all sides is required to regain momentum of growth that was evident in H2 2020-21। तो कहने का मतलब ये है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर इस तरीके से अपना व्यू दे रही है कि मतलब पॉलिसी सपोर्ट चाहिए सभी साइड से। तो यहाँ पर एक जंक्चर बनना है, मतलब ग्रुप बनना है जहाँ से मतलब एक एरिया हो जाए जहाँ से सब साइड से यहाँ पर सपोर्ट आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम को दोबारा रीगेन करना है। तो यहाँ पर 2020-21 में जो सिचुएशन थी वो हमारे सामने है सबूत के तौर पर। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो -7.3% रही 2020-21 की अगर बात करें। यहाँ पर रिकवरी को नर्चर करना है दोबारा से, तो यहाँ पर जड़ों मतलब कि जड़ों तक यहाँ पर जाकर काम करना है। ओके, तो अभी since this is a followed up with the MPC decisions to hold the policy rates unchanged and to continue with the accommodative stance of monetary policy support from all sides can only refer to the government। तो अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा यहाँ पर फॉलो करके चला जा रहा था, तो यहाँ पर पॉलिसी रेट्स को अनचेंज रखा गया, ओके, नहीं बदला गया, तो पिछले काफी समय से ये नहीं बदला है। तो यहाँ पर इसको वही वैसे ही अभी कंटिन्यू करके चला जा रहा है। तो यही स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी का, ओके, मतलब कि हम जो है चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट्स है उनको। तो यहाँ पर अगर बात करें ना पॉलिसी सपोर्ट चाहिए यहाँ पर सभी साइड, तो यहाँ पर फिर वो सरकार ही कर सकती है। इसका मतलब यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जो आरबीआई यही कहना चाह रहा है कि सभी साइड से यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर सरकार को ही वो रेफर कर रहे हैं कि सरकार यहाँ पर आ गया है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर उसको समझना होगा कि यहाँ पर अभी वही प्राइम मूवर है देश की इकोनॉमी का, जो यहाँ पर भारत सरकार है। ओके, वही यहाँ पर अगर देश को चलाना चाहे तो वही चला सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होती है देश को चलाने की। तो आरबीआई के जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं, ओके, मतलब मार्केट में पैसा कम करना है या पैसा बढ़ाना है, तो अभी के लिए जो यहाँ पर मेजर चल रहे हैं तो वो तो ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाए, पैसा का सर्कुलेशन बढ़े। तो इसलिए यहाँ पर जो रेट्स हैं उनको कम रखा गया है। अगर यहाँ पर ये बढ़ते हैं तो लोग पैसा उधार लेने नहीं जाएंगे, तो फिर यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में। लेकिन यहाँ पर आरबीआई चाहता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़े, एक्सपेंसिव, और यहाँ पर एक्सपेंसिव कहने का मतलब कि फैलने वाली हो, यहाँ पर इनोवेटिव यहाँ पर जो है तरीके से हम जो है अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। तो हैव ओनली सर्व टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स ऑफ कैश द बैंक्स हैव बीन डिपॉजिटेड विद द आरबीआई अंडर रिवर्स रेपो। बैंक्स हैव नॉट बीन लैंडिंग टू द पब्लिक मच। तो यहाँ पर अगर वृद्धि हुई भी है ना पैसों की, यहाँ पर लिक्विडिटी अगर बढ़ी भी है, तो यहाँ पर आरबीआई के खुद के पास ही बढ़ी है। जैसे देखो कहां तक पहुंच गया है, हमारा 600 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो कह रहे हैं कि आरबीआई के पास ही यहाँ पर बढ़ोतरी हुई लिक्विडिटी की। तो यहाँ पर वो कैसे हुई, जो यहाँ पर आरबीआई के पास कैश पड़ा हुआ है जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनका। तो यहाँ पर जो हमारे कमर्शियल बैंक है तो वो अपना पैसा जमा करवाते हैं आरबीआई में, तो उसके चलते ये होता है रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से। वो तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पर आरबीआई जो है इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंकों को। तो रेपो रेट में उल्ट होता है, रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं तो वो यहाँ पर जो है लोन उठाते, पैसा उठाते हैं आरबीआई से, और यहाँ पर कमर्शियल बैंक ही यहाँ पर इंटरेस्ट देते हैं आरबीआई को। लेकिन अभी उलट चल रहा है। तो अगर बैंकों की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर कुछ खास पैसा तो लैंड किया नहीं, यहाँ पर ब्याज पे दिया ही नहीं है पब्लिक को। 2020-21 की बात करें तो तब भी यही सिचुएशन थी, तो अभी 21 की शुरुआत की बात करें तो अभी यही सिचुएशन है।
और आगे यहाँ पर बात करें कि आरबी एक नई विंडो यहाँ पर लेकर आई, एक नया जरिया लेकर आई, जिसके चलते वो जो है बैंकों के लिए यहाँ पर ये जरिया खुला है। बैंकों को कह रही है कि यहाँ पर पैसा ले और यहाँ पर ब्याज पे दे। खास तौर पे कौन सी सर्विसेज के लिए, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है उनके लिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी के बराबर है जैसे कुछ समय पहले आरबीआई ने यहाँ पर एक टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चलाया था। ओके, तो उस समय भी ऐसा था कि एक रेपो रेट जो है उसके ऊपर जो है पैसा लीजिए ब्याज पे, और यहाँ पर पर्टिकुलर जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उस पैसे को ब्याज पे देने के लिए यूज करें आप, जो है बैंकों को यहाँ पर ये बात कहेगी। तो यहाँ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसके तहत ये काम किया गया। ओके, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इट वुड सर्व टू कीप आरबीआई कंसाइंस क्लीन, मतलब कि आरबीआई की जो अंतरात्मा की आवाज, वो मतलब ये देखने आरबीआई ये दर्शा रहा है कि मतलब मेरी जो अंतरात्मा की आवाज आ रही थी कि जिस तरीके से मुझे साफ तरीके से मुझे काम करना चाहिए था देश की भलाई के लिए, वो तो यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से वो काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा और भी लिटिल एडिशन जो है लेंडिंग जो है टारगेट बेनिफिशरीज को यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें ना इन कंटेंट इंटेंसिव सर्विसेज के बारे में, तो इनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि ये कंटेंट इंटेंसिव स्कीम जो है यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जो नया विंडो लाया गया है, तो इसमें जो बैंक है ना, तो यहाँ पर फ्रेश लैंडिंग सपोर्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, और इसके अलावा टूरिज्म ट्रैवल एजेंट्स जो है उनको, टूर ऑपरेटर्स को, और जो एडवेंचर हेरिटेज जो फैसिलिटीज है, एविएशन एंसेंडरी सर्विसेज है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सबका आपस में नाता है, टूरिज्म के रिगार्डिंग ही यहाँ पर आपस में इंटरलिंकिंग सबकी है। तो इन सबका कारोबार ठप है। ओके, तो अभी इसी को दोबारा चलाना है, तो यहाँ पर एक कंटेंट इंटेंसिव स्कीम आरबीआई के द्वारा निकाली गई स्पेशली होटल और रेस्टोरेंट्स के सेक्टर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर कि इनको भी काम मिले, तो इन्हीं को यहाँ पर पैसा मुहैया करवाए बैंक, तो इसी के लिए यहाँ पर स्कीम के तहत बैंकों को पैसा दिया जाए। ओके, और इसके अलावा ये भी देख लें कि कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल पेपर एक तरीके का अनसिक्योर्ड यहाँ पर जो है कंपोनेंट होता है, इस तरीके से शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपनीज इसको यहाँ पर इशू करती हैं मार्केट से पैसा उठाने के लिए, जैसे नॉर्मल कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती हैं। ओके, तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड, तो यहाँ पर पता नहीं है कि मतलब कि जो है पैसा जो है वापस जो मूल रकम में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो टिपिकली यहाँ पर किस किस लिए यहाँ पर किस पर्पस के लिए पैसा उठाया जाता है, तो जब फाइनेंशियल जो पेरोल यहाँ पर होते हैं, जो सैलरीज वगैरह देनी होती है, उसको फाइनेंस करने के लिए, अकाउंट्स पेबल एंड इन्वेंट्रीज, ओके, उनको फाइनेंस करने के लिए, यहाँ पर जो मीट अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ओके, तो उनको यहाँ पर मीट करने के लिए जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज किसी कंपनी की होती है, तो उसके लिए ये पैसा जो है उठा लिया जाता है मार्केट से। Okay, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि ये बिल्कुल यहाँ पर सच है, द रिकॉर्ड अमाउंट्स आर बीइंग रेज थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर। ओके, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू भी जो है यहाँ पर अच्छा खासा पैसा उठाया जाता है मार्केट में। ओके, तो यहाँ पर कमर्शियल पेपर के द्वारा भी अच्छा खासा पैसा जो है उठाया जाता है मार्केट से। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर बात करें, ये वेलकम डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर एडेड बाय इजी लिक्विडिटी सपोर्टेड बाय आरबीआई कॉपरेटिव स्टांस। तो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर बात कर लें कि आरबीआई की जो लिक्विडिटी की यहाँ पर स्टांस, जैसे अभी हमने यहाँ पर स्कीम की बात की थी, तो वो भी एक तरीके से अच्छा स्टेप है आरबीआई के द्वारा जो चला जा रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पर आरबीआई की बात करके, अगर आरबीआई यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इंक्लूड कर रहा है इन इट्स एसेट परचेज प्रोग्राम, ओके, और रेपो ऑपरेशंस, द कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट वुड गेट व्हाट द बल्क ऑफ द नेशन हैज बीन थर्स्टिंग फॉर, ए शॉट इन द आर्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आरबीआई भी यहाँ पर इस तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इंक्लूड करके चल रहा है, तो यहाँ पर एसेट परचेज प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर देखो बॉन्ड खरीदने, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने, कहने का मतलब जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था आपको, पूरी डिटेलिंग मैंने दी है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे और यहाँ पर अपना पैसा आरबीआई लगाएगा उस बॉन्ड्स में, तो कंपनी उन पैसे को यूज करेगी और उसके अलावा उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो आरबीआई के पास जाएगा। तो इस तरीके से कंपनीज यहाँ पर आगे बढ़े, इसलिए यहाँ पर उनको पैसा दे कोई और जिसके चलते मतलब इन्वेस्टमेंट करे, और यहाँ पर आरबीआई पहल कर रहा है अपनी ओर से। तो यहाँ पर एसेट परचेज प्रोग्राम के तहत आरबीआई भी यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीद रहा है, रेपो ऑपरेशंस को यहाँ पर उसी तरीके से मेंटेन करके चल रहा है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड के सेगमेंट में यहाँ पर नेशन को यहाँ पर उसी चीज की यहाँ पर जरूरत है, इन्वेस्टर्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। ओके, तो अच्छा यहाँ पर शॉर्ट जो है यहाँ पर आरबीआई के द्वारा लगाया जा रहा है सामने। तो जिस चीज की मतलब कमी है, आरबीआई उसको पूरी करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि सारा काम आरबीआई कर देगा, एक तरीके से पहल की। और आगे बात करी गवर्नमेंट,
तो यहाँ पर उनको भी अभी प्लान स्पेंडिंग के ऊपर यहाँ पर काम करना होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि जो यहाँ पर बजट तैयार किया हुआ था अभी 1 फरवरी 2021 को जो अनाउंस किया गया था, अभी उसको लागू करना है, क्योंकि अभी फिस्कल ईयर शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से 2021-22 वाला। तो अभी वही जो आपने चीजें तैयार की थी, प्लान की थी, तो वो उसको स्पेंड करना है तरीके से। ओके, तो फ्रंट लोड की अभी अब तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तो चलो जरूरत है, वहां पर तो आप पैसा लगाओगे, इसके अलावा जो यहाँ पर इकोनॉमी को जरूरत है उसको भी फोकस करना शुरू कर दो। द फेट ऑफ द इकोनॉमी hinges ऑन द गवर्नमेंट एक्टिंग एज द लीडिंग सेक्टर। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से लीड करेगी, उसी तरीके से जो है इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी, उस तरीके की दशा जो है इकोनॉमी की हमारे सामने रहेगी। और अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें एड पब्लिक हाउसिंग टू टेनेंसी रिफॉर्म। तो देखो, टेनेंसी रिफॉर्म के बारे में, मॉडर्न टेनेंसी एक्ट जो है उसको अप्रूवल दे दी गई भारत सरकार के द्वारा। अभी राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को अभी कह दी गया, सर्कुलर जारी कर दिया गया कि उन्होंने अगर लागू करना है तो करें। ओके, तो अगर उनको लगता है कि राज्य में फायदा रहेगा मॉडर्न टेनेंसी एक्ट को लागू करने के लिए, तो इसको भी डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में डिटेलिंग में हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप वो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो DCA 4 वाला लेक्चर है, तो वहां पर उसको आप देखें, वहां पर आपको डिटेलिंग मिलेगी। तो अभी चलो बात करते हैं जो एडिटोरियल में बात की जा रही है। तो अभी ऑथर बात करने की, जो ये मॉडर्न टेनेंसी एक्ट है इसका अभी स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी गई है। तो यहाँ पर मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल लीगल फ्रेमवर्क जो है हमें यहाँ पर मिलेगा, खासतौर पर रेंटिंग प्रेमिसेस के लिए। तो अभी देखो, टेनेंसी टेनेंसी का मतलब होता है जो किराएदार आप रखते हो। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम रही है भारत में, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है कि पहले कोई यहाँ पर किराएदार जो है आपके घर के अंदर आ गया, आपने अपना कोई स्पेस था, खाली स्पेस, उसको रेंट के ऊपर दे दिया, और बाद में ये सिचुएशन बन गई कि किराएदार ने काफी समय गुजार लिया आपके उस यहाँ पर स्पेस के ऊपर, और किराया आपको देता रहा, लेकिन उस जगह को वो छोड़ नहीं रहा, उस जगह को खाली नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ज्यादातर तो बड़े शहरों में पूरे पूरे घर ही यहाँ पर किराए पे दे दिए जाते हैं। ओके, तो उस समय ये सिचुएशन होती है कि वो किराएदार उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। ओके, तो वो निकलता ही नहीं, क्योंकि जब शुरुआत में वो जगह दी होती ना, तो उसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं की हुई थी। ओके, तो मतलब कि जो कागजी कार्रवाई होनी चाहिए मकान मालिक के द्वारा किराएदार के साथ, वो नहीं करते, विश्वास के तौर पर यहाँ पर दे दिया जाता था, और यहाँ पर उसी विश्वास का विश्वासघात होता था बाद में। तो अभी ये प्रॉब्लम थी, अभी इसी का सोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने तक यहाँ पर जो है निकलता हुआ नजर आ रहा है इस यहाँ पर एक्ट के तहत। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी यहाँ पर मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर अकाउंटेबल लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया है कि जो भी आपने अपना घर वगैरह जिसको भी आपने रेंट पे देना है, तो आप उसमें अब अभी दिक्कत ना आए कोई आपको भी। तो अभी आइडिया जो है वही है कि यहाँ पर जो सप्लाई है रेंटल हाउसिंग की, तो उसको भी यहाँ पर जो है एफिशिएंटली स्टॉक किया जाए। तो यहाँ पर ऑथर अपनी ओर से ये बात कर रहे हैं, तो स्टेप अप द सप्लाई ऑफ रेंटल हाउसिंग स्टॉक एफिशिएंटली। तो अभी देखो, बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पर घर होते हैं लोगों के पास, लेकिन वो दे नहीं पाते। किस डर से नहीं दे पाते उसको किराए के ऊपर? यहाँ पर डर यही रहता है कि कब्जा ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर अभी एफिशिएंटली अपना जो हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग स्टॉक है, लोग उसको यहाँ पर किराए पे दे सकते हैं, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अभी इसी के चलते यहाँ पर बात करते हैं कि आप, सो एज टू एड्रेस द हाउसिंग शॉर्टेज नेशनली, घरों को भी यहाँ पर जो है, अगर पूरे देश के हिसाब से देखें तो यहाँ पर शॉर्टेज है, लोगों को घर चाहिए किराए पे, लेकिन दूसरे ओर यहाँ पर मकान मालिक घर नहीं दे रहे हैं किराए पे। तो यहाँ पर उनको जो प्रॉब्लम है, तो मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट की है क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोनों चीजों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो घर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, लोगों को घर चाहिए, यहाँ पर रेंट पे ही चाहिए, और यहाँ पर दूसरी ओर यहाँ पर घर भी है जो कि दिए जा सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को अभी ये सोल्यूशन दिया जा रहा है इस सेक्टर के तहत। तो यहाँ पर बात करें, एन एस्टिमेटेड 1.1 करोड़ dwelling units remain vacant, unavailable for rent because of legal rigidities that stymie the rental housing market across states। तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर 1.1 करोड़ के आसपास के यहाँ पर घर ऐसे हैं, घर मतलब घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जो यहाँ पर रेंट पे दिए जा सकते हैं, लेकिन लीगल यहाँ पर जो है ना प्रावधान जो है, तो उसके चलते यहाँ पर रुकावटें आती हैं, जिसके चलते ये जो रेंटल हाउसिंग की मार्केट है, मतलब ये चलती नहीं है पूरे देश में। जितने भी, जिस मर्जी राज्य की आप बात कर लो, ये जो मॉडर्न टेनेंसी एक्ट है, तो यहाँ पर बैलेंस करके चल रहा है इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ बोथ द ऑनर एंड टेनेंट। तो यहाँ पर टेनेंट का, किराएदार मतलब ये निकलता है, तो यहाँ पर मकान मालिक और किराएदार दोनों को, यहाँ पर दोनों का जो हक है ना, उसको बैलेंस करके ये चल रहा है। ओके, टू बूस्ट सप्लाई ऑफ रेंटल हाउसिंग फॉर वेरियस इनकम सेगमेंट्स। ओके, तो कहने का मतलब है
अलग अलग तरीके से इनकम सेगमेंट्स में आपको जो है इनकम भी मिलेगी। यहाँ पर जो रेंटल हाउसिंग जो सप्लाई वो भी बढ़ जाएगी, लोग यहाँ पर आगे आएंगे कि मेरा घर आप किराए पे लीजिए। इंक्लूडिंग इनफॉर्मल सेक्टर, माइग्रेंट वर्कर्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। देखो छोटे शहरों से यहाँ पर बच्चे जो हमारे यूथ होते हैं वो यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, ज्यादातर वो भी जाते हैं बड़े शहरों में, तो वहां पर उनको घर की जरूरत होती है, फ्लैट की जरूरत होती है। तो अभी उनको आसानी होगी कि उनको मिल जाएगा सामान, पूरा एक एग्रीमेंट साइन होगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी घर वगैरह नहीं मिलता है रहने के लिए, तो उनको भी मिलेगा। ओके। तो अभी मॉडल टेनेसी एक्ट के तहत बात करेंगे, मैंडेट करता है टेनेसी एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड इंस्टीट्यूट्स अ रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट टर्मिनल। तो अभी देखो, जो डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, तो वही यहाँ पर जो है चीफ होगा इस डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी का। तो यहाँ पर ये जो भी एग्रीमेंट साइन होगा तो यहाँ पर उनके सामने होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखती कार्रवाई सारी होगी। और यहाँ पर रेंट कोर्ट भी बनेगा, एक रेंट ट्रिब्यूनल भी बनेगा। अगर यहाँ पर मकान मालिक या किराएदार को लग रहा है कि जो यहाँ पर टेनेसी एक्ट में जो प्रावधान दिए गए थे उसकी यहाँ पर अवमानना हो रही है, मतलब जो सपोज करो जो किराएदार है, ठीक है, वो यहाँ पर उनको जो है उनकी अनुमानना करके नहीं चल रहा, तो यहाँ पर जो मकान मालिक है वो यहाँ पर रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल में यहाँ पर केस लगा सकता है अपने किराएदार के खिलाफ। तो उल्टा वो किराएदार भी लगा सकता है अपने मकान मालिक के खिलाफ, अगर उसको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर की जा रही है मकान मालिक के द्वारा। आगे यहाँ पर बात करें जो रेंट एग्रीमेंट्स हैं, तो यहाँ पर इंटीमेट आर टू बी इंटीमेटेड टू द रेंट अथॉरिटी ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड फॉर ईच रेंट पैक्ट। यहाँ पर हर एक तरीके के एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट होगा रेंट का, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर एक यूआईडी, ओके, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो जारी किया जाएगा, विच मस्ट देन बी अपलोडेड ऑन ए लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो एक अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाएगा लोकली, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी उसको अपलोड किया जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर कैप्ड एट 2 months रेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ओके, तो यहाँ पर अगर किराएदार किसी यहाँ पर जगह पर रहना चाह रहा है तो मकान मालिक को 2 महीने का यहाँ पर एडवांस कराया आप कह सकते हो, या फिर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कह सकते हो कि वह देनी पड़ेगी। ओके, अगर वो यहाँ पर रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यहाँ पर वो किराए पे चीज ले रहा है, मतलब अपने रहने के लिए अगर यहाँ पर वो जगह वो ले रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करें, एटलीस्ट 3 month नोटिस टू बी प्रोवाइडेड फॉर रेंट रिवीजन। ओके, मतलब कि अगर किराए में बढ़ोतरी करनी है ना यहाँ पर मकान मालिक के द्वारा, तो मकान मालिक को किराएदार को 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे आपके किराए में बढ़ोतरी करनी है। तो 3 महीने पहले पता होना चाहिए किराएदार को कि मेरा किराया बढ़ने वाला है। और आगे बात कर रहे हैं कि एंड देयर आर क्लियर कट नॉर्म्स आउटलाइन फॉर मीटिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर बोथ ऑनर एंड टेनेंट। तो यहाँ पर इसके बारे में भी स्पष्ट उस एक्ट में लिख दिया है कि जो रिपेयर जो है वो कौन करवाएगा, मेंटेनेंस जो है वो कौन करवाएगा घर की। तो यहाँ पर इसके लिए जो खर्चा आएगा, तो यहाँ पर ऑनर और टेनेंट किराएदार दोनों यहाँ पर जिम्मेदार होंगे। किस किस तरीके से जिम्मेदार होंगे तो ये थोड़ी अलग बात है। तो देर इज आल्सो स्कोप फॉर एनहांसमेंट ऑफ रेंट इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय टेनेंट टू वेकेट। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है कि इस बात का भी स्कोप नजर आ रहा है कि एनहांसमेंट ऑफ रेंट इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय द टेनेंट टू वेकेट। तो यही दिक्कत आती है। दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि किराएदार अगर घर में घुस जाए ना, वो बाहर नहीं निकलता है। कहने का मतलब कि अ, रह ज्यादा दिन रह रहा था, लेकिन उन दिनों का वो किराया नहीं दे पाता। जैसे यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था कि 11 महीने का एग्रीमेंट है, ठीक है, तो इतने दिन आप जो रहोगे, तो इसके बाद फिर दोबारा से नया एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन किराएदार यही करते हैं कि रहते जाते हैं लेकिन किराया नहीं देते हैं। तो इसके यहाँ पर चक्कर में भी यहाँ पर स्कोप है कि किराएदार जो यहाँ पर मकान मालिक है वो यहाँ पर ज्यादा किराया वसूल करेगा। ओके, तो यहाँ पर 2 महीने का किराया वसूल करेगा, अगर यहाँ पर पिछले 1 महीने का किराया अगर नहीं दिया गया। इससे चलते आगे किराया बढ़ता जाएगा, अगर यहाँ पर वो आगे भी बिना किराए दिए अगर रहते वहां पर रह रहे, तो यहाँ पर ये एक्ट ये बात कहता है। ओके, तो अभी किराएदारों को निकालना भी जरूरी है, तो वो यहाँ पर बात करें। तो आगे बात कर रहे हैं कि वो टू नीड टू इंसेंटिवाइज रेंटिंग, तो यहाँ पर रेंटिंग को भी इंसेंटिव दे। ओके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है ऑथर के द्वारा। We surely need to step up public rental housing across income segments to boost formalization of rental housing market। तो यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन करो, तो जैसे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास प्रॉपर डाटा रहता है कि ये इतने मेरे पास एम्प्लॉइज हैं, तो यहाँ पर इसका भी डाटा रहे कितने यहाँ पर रेंटल हाउसिंग मार्केट में कितने घर हैं, कितने खाली हैं, कितने बड़े हैं, कितना किराया है। तो ये पूरी डिटेल एक मार्केट के तौर पर आगे बढ़े। ओके, ये इम्पेरेटिव है। तो यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन विल ओनली इंक्रीज इन द इयर्स टू कम। तो आने वाले समय में अंदरूनी तौर पर जो यहाँ पर आवाजाही है, माइग्रेशन है, लेबर्स की कह लो, यूथ की कह लो, वो बढ़ेगी। सो वी आल्सो नीड इन्फ्लेशन इंडिसेस फॉर रेंटल हाउसिंग
फॉर बोथ मेट्रोज एंड नॉन मेट्रोज टू मेक द मार्केट मोर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट। तो इस तरीके से मार्केट को डेवलप करना है। जो बड़े शहर है, जहाँ जो छोटे शहर है, वहां पर कि जो रेंटल हाउसिंग की जो यहाँ पर महंगाई है ना, महंगाई यहाँ पर ज्यादा ना हो, इस तरीके से अफोर्डेबल प्राइसेस हो कि आम लोग जो है वो यहाँ पर रह सके, आकर किराया जो है टाइमली मैनर पे दे सके। इतना ज्यादा भी ना हो कि वो मतलब एक दे दे, दूसरा उसके बाद उनके द्वारा किराया दिया ना जा सके। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। एडिटोरियल नंबर 3 है ये। तो अब ये देखो, ये है अभी जो हमारे यहाँ पर ये राजपथ है, ये हमारा इंडिया गेट है। इसके थोड़ा पीछे, ये थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर वॉर मेमोरियल बनाया गया। अभी थोड़ा 1-2 साल पहले ये बनाया गया है। ओके, तो अभी ये पूरा का पूरा, ये इंडिया गेट से लेकर पूरी की पूरी ये लेन जाती है, राजपथ है पूरा। ओके, आगे चले जाएंगे तो ये हमारा राष्ट्रपति भवन आ गया। ओके, सीधे। और ये है नॉर्थ ब्लॉक, और ये है साउथ ब्लॉक, और ये है हमारी पार्लियामेंट। ये आपने पिलर्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पिलर्स हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमारी पार्लियामेंट है। ओके, तो ये जो नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का दफ्तर है। ये जो साउथ ब्लॉक है, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ऑफिस का दफ्तर यहाँ पर है। ओके, तो अभी ये राष्ट्रपति भवन है इधर। तो अभी ना यही पूरे सिनेरियो को बदलना है। ये जो पुरानी बिल्डिंग्स है, जो पुरानी पार्लियामेंट होगी, नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, इनको रिटायर करेंगे हम। इनको म्यूजियम्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, और अभी नई बिल्डिंग्स बनेगी। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी नया बनेगा, और यहाँ पर उनका घर भी इसी के पास बनेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का यहाँ पर घर तो यहीं पर है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर का भी यहीं पर बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पर बनेगा। और इसके अलावा जो हमारी एसपीजी है, ओके, तो यहाँ पर जो एसपीजी सुरक्षा होती है, तो उसका भी जो रेजिडेंस है वही यहाँ पर इसी एरिया में बने जाएगा। तो यहाँ ये तालाब यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, तो ये तालाब वगैरह सबको यहाँ पर खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरे एरिया में नई बिल्डिंग्स बनेंगी। तो यहाँ पर राजपथ के दोनों साइड यहाँ पर नई बिल्डिंग्स का डिजाइन होगा। तो ये इस तरीके से है। तो ये इंडिया गेट है। ओके, तो ये पीछे वॉर मेमोरियल है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ओके, तो ये वॉर मेमोरियल है। तो ये इंडिया गेट से आगे जाएंगे तो ये इस साइड पे इस तरीके से जो है नई बिल्डिंग्स बनेगी। सारे दफ्तर जो है गवर्नमेंट के वह यहीं पर होंगे। तो अभी तक क्या था कि गिने चुने दफ्तर यहाँ पर हैं, नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में, लेकिन ज्यादातर जो दफ्तर है ना वो इस एरिया से बाहर है। ओके, तो दिल्ली सरकार मतलब बहुत अलग अलग एरिया के हिसाब से यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ऑपरेट करती है। ओके, तो अभी इसी को सही किया जाएगा। ओके, तो एक ही जगह पर लेकर आया जाएगा सबको। और ये है हमारी पार्लियामेंट, ये पुरानी वाली पार्लियामेंट है। और ये यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में नई पार्लियामेंट बनेगी। यहाँ पर भी लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। तो यहाँ पर एक सेंट्रल हॉल होगा। तो ये 3 अलग अलग ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और एक जो है सेंट्रल हॉल है। ओके, तो मतलब कि जहाँ पर जॉइंट मीटिंग होती है पार्लियामेंट में। तो काफी बड़ा ये अदारा है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ही ये पार्लियामेंट बनेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कैपेसिटी जो है ना सीट्स की वो बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ तक जो यहाँ भी जब भी जो इलेक्शन यहाँ पर जो सीट्स है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो लोकसभा में 552 सीट्स हैं, और यहाँ पर राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। तो ये जो सीट्स है ना, ये 1971 के सेंसस के हिसाब से हैं। ओके, जो 1971 में जो पॉपुलेशन थी हमारी, उसके हिसाब से ये सीट्स हैं। लेकिन अभी 2021 की बात करें तो मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की भी यहाँ पर जरूरत है। तो नई पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ा दी जाएगी। ओके, तो यार ऐसे यहाँ पर वैसे ही होता है कि जो एक एमपी की सीट होती है ना, तो यहाँ पर एक जो मेंबर ऑफ यहाँ पर लोकसभा चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, तो यहाँ पर एक एमपी की सीट के पीछे 10 लाख पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पर 10 लाख से एक्सीड कर रही है अभी। ओके, तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर रही है। तो इतना मतलब ये सही नहीं रहेगा कि एक एमपी जो है 10 लाख की पॉपुलेशन को उनके साथ अच्छे से डील कर, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन को अच्छे से डील कर पाए। 10 लाख की पॉपुलेशन ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा एक्सीड करगी, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएगी यहाँ पर। अभी ऑथर क्या बात कर रहे हैं? ऑथर यहाँ पर ना, जो भारत सरकार ने, देखो अभी क्रिटिसिज्म हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर कि 20,000 करोड़ रुपए लगेगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और अभी सिचुएशन खराब है भारत की। इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी भी सही नहीं चल रही है, और यहाँ पर दूसरी दूसरी और जो सेकंड वेव उसने काफी तबाही मचाई। और इसी के चलते क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यहाँ पर आप इसके ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, तो प्रायोरिटी तो यहाँ पर दूसरी चीज की है ना, तो उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से भी यहाँ पर जो ना अपनी स्टेटमेंट दी गई, तो जो उन्होंने कहा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो पहली बात करें कि भारत की डेमोक्रेसी को बढ़ाएगा ये। ओके, और जैसे मैंने नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ,
और दूसरा यहाँ पर बात करें जो हेरिटेज कंजर्वेशन है, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर लाया गया। तो जैसे पुराने वाले जो भी पुरानी वाली बिल्डिंग्स यानी मैं बोला मैंने कि उनको यहाँ पर म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास जो है गैलरीज हैं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्पेस नहीं, जगह नहीं है। यहाँ पर इनके ऊपर भी यहाँ पर म्यूजियम लगाया जाएगा, नया यहाँ पर नया म्यूजियम भी बनाया जाएगा। ओके, तो वहां पर भी जितनी भी जरूरत है गैलरीज है, तो कोशिश की जाएगी सबको यहाँ पर दिखाया जाए, इसलिए यहाँ पर स्पेस बढ़ाई जाएगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तीसरा बात करें, एनुअल सेविंग्स इन रेंट ऑफ 1000 करोड़ विल बी रियलाइज्ड। तो यहाँ पर जो अभी रेंट के ऊपर, जो किराए के ऊपर बिल्डिंग्स भारत सरकार लेकर अपने दफ्तर चलाती है ना, तो उसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, ओके, एक साल में। तो यहाँ पर उसको भी बचाया जा सकता है। और चौथे नंबर पर बात करें, द प्रोजेक्ट प्रमोट्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रही है, इस प्रोजेक्ट के चलते काम मिला है लोगों को, इस प्रोजेक्ट को बनाओ। और पांचवें नंबर पर यहाँ पर सरकार कह रही है कि ऑल रेलिवेंट लॉज हैव बीन स्क्रूपसली फॉलोड। मतलब जो भी कानून के दायरे में रहकर ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर जो क्लेम यहाँ पर दी जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम यहाँ पर अनपैक करते हैं। तो ये पूरी जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ध्यान रखें सेविंग्स के बारे में। और अभी शुरुआत में अगर सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है कि डेमोक्रेसी को एनहांस करना है, जो सरकार कह रही है। तो बात करें कि अगर इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। द प्रोजेक्ट शुड एम्बॉडी द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, ओके, rather than scraping through the minimum standards, ओके। तो कहने का मतलब ऑथर ये है कि यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड तक यहाँ पर जो आप किसी चीज को स्क्रैप कर रहे हो, उससे अच्छा है कि जो आइडियल्स हमारी डेमोक्रेसी के, वो यहाँ पर है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओके, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो जिसमें कि यहाँ पर कमी पाई जा रही है, जो काम आप कर रहे हो वो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहे हो, कितना खर्चा आ रहा है, क्यों कर रहे हो, ओके। दूसरा यहाँ पर बात, yet it is shrouded in the secrecy। तो यहाँ पर जो है सीक्रेसी के बादलों के तहत ही यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो अभी तो प्रोजेक्ट की फोटोग्राफ लेने के लिए ऊपर भी यहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है, यहाँ पर की जो मीडिया पर्सन है वो नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की फोटोज तक भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीक्रेसी रखी हुई है, विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन और पब्लिक डिस्क्लोजर एंड डिबेट ऑन इट्स। तो यहाँ पर किस तरीके से आप, इसकी जरूरत क्या है, तो इनके बारे में भी आपने कोई कंसल्टेशन लोगों के साथ, पब्लिक के साथ नहीं की है। और ना ही इसका डिजाइन क्या होगा, इसका कुल खर्चा क्या होगा, मतलब सीधे आपने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो डेमोक्रेसी की तो फिर यहाँ पर बात ही नहीं आई, डेमोक्रेसी को आपने कैसे एनहांस किया, लोगों को तो पूछा ही नहीं, यहाँ पर ये बात करें। So it appears that enough progress on approvals and construction is being sought in secrecy so that plans, when eventually disclosed, will be fade uncomplaining। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अप्रूवल्स के मायने में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है अप्रूवल्स थे, यहाँ पर सिक्रेसी के तहत यहाँ पर प्लान जारी कर दिए गए, तो यहाँ पर डिस्क्लोज यहाँ पर किए ही नहीं जा रहे। तो यहाँ पर सबको जब पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा कुछ काम हो रहा, फिर बात चल रही, पता चल रही लोगों को आम मायने में। तो प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात करें कि इसका डिबेट भी नहीं हुआ है पार्लियामेंट में कि ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है लाया जाएगा, डिबेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं हुई है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ओवर सच प्रोजेक्ट्स वाज इग्नोर्ड। मतलब कि पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टीज के मेंबर चुनकर आते हैं, तो उनको भी पता हो कि यहाँ पर कि किस तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट जो है लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर इस दायरे को पूरा इग्नोर किया गया। तो पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट निगरानी है उसको एक साइड पे रख दिया गया कि उनका कोई हस्तक्षेप भी ना हो इस प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि लैंड यूज अल्टरेशंस टू द मेन विस्टा बिटवीन विजय चौक एंड द इंडिया गेट हेक्सागन, which earlier included public institutional space socially and culturally alive at all times, now displaces vibrant public space with a complete encircling of government offices। अभी देखो, ये देखो, ये जो पूरा का पूरा दायरा है ना, यहाँ पर ये पूरी पूरी स्पेस यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर ये जो ये ग्रास लैंड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इवेंट्स हुआ करते थे। यहाँ पर कोई कल्चरली इवेंट हो गया तो यहाँ पर कैनोपीज लगती थी बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये आगे जाकर यहाँ पर आता है विजय चौक, ओके, और ये है इंडिया गेट। तो यहाँ पर ये पूरी यहाँ तक ये ग्राउंड जो है फैली हुई है। यहाँ पर जो छोटा सा जो यहाँ पर पानी का जो आप चश्मा देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ तक फैले हुए हैं। तो यहाँ तक ये मतलब प्रेजेंटेशन होती थी, खुली स्पेस थी कि जब भी यहाँ पर परमिशन मिली सरकार से, तो यहाँ पर कोई कल्चरल इवेंट हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो अभी ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स ही बनेंगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर उठाया जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशनल स्पेस थी सोशली और कल्चरली हर समय जो खुली रहती थी, अभी वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी और नए नए दफ्तर यहाँ पर बनाए जाएंगे।
विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक। तो इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बातचीत नहीं की गई कि मतलब किस तरीके से आपने जो है लैंड को यूज करना है। तो ये यहाँ पर जो है पॉइंट उठाया जा रहा है। और आगे यहाँ पर बात करें हेरिटेज कंजर्वेशन की, अपनी दूसरा पॉइंट, तो कह रहे हैं कि हेरिटेज जो है उसको हम कंजर्व करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें जो आप अभी रीडेवलपमेंट कर रहे हो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर जो ऑफिशियली लिस्टेड जो ग्रेड 1 की जो हेरिटेज स्पेस है, यहाँ पर उसको भी यहाँ पर ना उनको फॉलो करना चाहिए था, एस्टेब्लिश बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ बीइंग प्रोसीडेड बाय कॉम्प्रिहेंसिव हेरिटेज ऑडिट। मतलब कि हेरिटेज ऑडिट होता बकायदा, वहां पर जो है बुद्धिजीवी बैठते, कल्चर के रिगार्डिंग जिनको जानकारी थी उनकी सलाह मशवरा लेते, फिर यहाँ पर आप कोई काम शुरू करते। तो हम यहाँ पर कहते कि आपने हेरिटेज कंजर्वेशन की है। हेरिटेज की मतलब बचाया पुराना जो हमारा विरासत है उसको संभाल कर आप चल रहे हो। तो यहाँ पर जो टेंजिबल और इंटेंजिबल जो हेरिटेज है उसको आप जो है बचा कर चल रहे हो। ओके, तो टेंजिबल कहने का मतलब जैसे कोई आर्टिक्राफ्ट चीज होगी, जैसे कोई मूर्ति निकली है, ओके, धरती को खोज कर बहुत पुरानी, वो हमारा एक टेंजिबल हेरिटेज है। जैसे हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं जो कि यहाँ पर म्यूजियम के तौर पर काम कर रही थी, तो यहाँ पर उनको तोड़ दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ बातें हैं कि उनको तोड़ा जा रहा है, वो भी एक तरीके का टेंजिबल हेरिटेज है हमारे पास। तो यहाँ पर इनटेंजिबल हेरिटेज की बात करें, जैसे जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे सॉन्ग्स हो गया, पुराने समय के जो हाइम्स हैं, जो लेटर्स पड़े हुए हैं और जो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें। ओके, तो यहाँ पर उन सबको प्रोटेक्ट करके आप चल रहे हो, तो उसके लिए बाकायदा एक हेरिटेज ऑडिट करवाते, तो आपने इसको भी इग्नोर किया। और आगे बात करें ना, कंसिडरेशन हैज बीन गिवन टू लीगल स्टिपुलेशन that preserving a grade 1 listed public building requires consideration applied to its surroundings so that its eminence in the urban fabric is undisturbed. Heritage is a matter of public memory that demands public debate, while a wheel of secrecy surrounds the project. तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अभी जो बात कही जा रही है कि हम यहाँ पर ग्रेड 1 की जो लिस्टेड बिल्डिंग्स हैं उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसके आसपास की जो गतिविधियां हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स है, तो यहाँ पर उसकी भी कंसिडरेशन हमें करनी चाहिए थी। आसपास के जो एरिया से कैसे हैं, ओके, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए था। जो आसपास की जो लोकेलिटी है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर अनडिस्टर्ब्ड रहे। तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पर चुप चुपीते यहाँ जो है काम करते रहें, लोगों को पता भी ना चले, और एक सिनेरियो हम यहाँ पर इस तरीके का बना दे कि सीक्रेसी से काम हुआ है, और उस सीक्रेसी के अंदर क्या सीक्रेट्स रखा गया है, क्या आपने रखा है, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं। और हेरिटेज की अगर बात करें तो हेरिटेज यहाँ पर पब्लिक मैटर होता है, लोगों की यादगारी होती है। यहाँ पर पब्लिक की डिबेट यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं हुई। तो यहाँ पर एक घूंघट रखा गया सीक्रेसी का इस प्रोजेक्ट के आसपास, मतलब कि किसी को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात करें कि मतलब बात ये कही जा रही है कि लोगों को पता ना चले, वो अनडिस्टर्ब रहे, और जिसके चलते ये पूरा सिनेरियो अंदर क्रिएट भी कर ले, लोगों को मिनट तक ना लगे। तो यहाँ पर आगे बात करें सेविंग्स एंड रेंट, तो अभी तीसरे नंबर बात यहाँ पर की गई थी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी कुछ दिन पहले कि यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यहाँ पर देश के हित में है, तो इसको अभी चलते रहना चाहिए। तब यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जो है, जो मंत्री है यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था, तो उन्हीं के द्वारा ये पॉइंट्स दिए गए थे। ओके, तो अभी उन्हीं के ऊपर ऑथर जो है अपनी बात रखें। तो सेविंग एंड रेंट की अभी तीसरा पॉइंट यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात करें कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर वो ऑन की जाती है लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पर जो रेंट भी यहाँ पर दिया जा रहा है, इज पेड बाय वन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू अनदर। और यहाँ पर गवर्नमेंट की ही एक आर्म के द्वारा दूसरी आर्म को यहाँ पर जो है रेंट पे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब बिल्डिंग्स वो भी सरकारी हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर सरकारी ग्रुप की, दूसरी किसी सरकारी ग्रुप की है, तो एक ग्रुप से यहाँ पर दूसरे को पैसा दिया जा रहा है रेंट के तौर पर। तो ये सिचुएशन है। और वट वन आर्म गेन्स द अदर आर्म लूजेस, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एक आर्म अगर यहाँ पर कुछ खोती है, दूसरे भी यहाँ पर गेन हो जाता है। मतलब एक आर्म से पैसा निकला, दूसरी आर्म के पास चला गया, तो रहा तो गवर्नमेंट के पास ही ना वो। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। एनुअल सेविंग यहाँ पर जो बात की जा रही है कि 1000 करोड़ की है, इज ए नॉशनल सेविंग ऑन पेपर, okay, and when compared against cost of capital for new construction will result in substantive negative balance। तो कहने का मतलब एक तरीके से जो आपने नोशन बनाया 1000 करोड़ की सेविंग का, ये सालाना तौर पर यहाँ पर इतनी होगी, तो अगर यहाँ पर जो खर्चा आपको नई कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ रहा है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है 1000 करोड़ रुपए। ओके, तो आप बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर खर्चा कर रहे हो। तो अगर आप एक साल का अगर 1000 करोड़ सेव कर रहे हो, तो ये नेगेटिव बैलेंस में ही आपका जाएगा।
और आगे बात कर रहे हैं कि जो फिगर दी गई 1000 करोड़ की डजंट मैच विद द पब्लिक असर्शन बाय द प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्ट दैट द रीडेवलपमेंट अलाउस 10,000 गवर्नमेंट सर्वेंट्स from 29 ministries currently working from locations outside the central vista to move into the precinct to specially consolidate all ministries. Okay, तो यहाँ पर an annual spend of 1,000 crore for 10,000 persons would constitute a rental rate higher than the New Delhi's most premium real estate. तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर समझाई जा रही है ऑथर की तरफ से। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 1000 करोड़ की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो पब्लिक असर्शन है, जो यहाँ पर अलग अलग और भी जो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर उसके द्वारा ये मैच नहीं कर रहा है 1000 करोड़ रुपया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी रीडेवलपमेंट की जा रही है सेंट्रल विस्टा में, तो यहाँ पर 10,000 गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पर 29 मिनिस्ट्रीज है। ओके, कि जो कि अभी अभी के वक्त यहाँ पर जो ना जो सेंट्रल विस्टा से बाहर काम कर रही है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत सारे ऑफिस बाहर है इस लोकेशन से, तो यहाँ पर कुल मिलाकर इतनी गिनती है उनकी। ओके, तो अभी वो बाहर काम कर रहे हैं, तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि सबको यहाँ पर एक ही जगह पर लाया जाएगा। ये 10,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर एक ही एरिया में लाए जाएंगे, और यहाँ पर जो 29 मिनिस्ट्रीज हैं जो बाहर से काम कर रही है उनको भी अंदर लाया जाएगा। ओके, सेंट्रल विस्टा के पास यहाँ पर लाया जाएगा। तो यहाँ पर सालाना तौर पर जो 1000 करोड़ रुपए भी ये जमा दे रहे थे ना यहाँ पर 10,000 पर्सन के लिए जो किराया दे रहे थे बाहर, तो यहाँ पर ये भी किराया बहुत ज्यादा है। जो यहाँ पर नई दिल्ली की जो यहाँ पर प्रीमियम रियल एस्टेट भी है ना, मतलब कि जहां पर अच्छी खासी महंगी जगह है, कोई कोई महंगी सोसाइटी है, अगर वहां पर भी आप कोई कैंपस किराए पे लेते हो, तो वहां से भी ये महंगा है। 1000 करोड़ रुपए जो आप 10,000 लोगों के ऊपर आप लगा रहे हो। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जैसे भारत सरकार कह रही है कि अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को जब ये इतना पैसा लगेगा, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर बात करें कि ये कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर जो है कोई एम्प्लॉयमेंट जो है आप जनरेट कर रहे हो तो काफी नहीं है ये। तो यहाँ पर कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो यहाँ पर वो ऐसा काम करता ही करता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होती होती है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करो जब भी यहाँ पर कंपेयर करें बाकी जो यहाँ पर और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर जो प्रोजेक्ट हैं उसके साथ कंपेयर करें, तो क्या जो है आपकी आपके प्रोजेक्ट में क्या यहाँ पर खास है, तो ये चीज पता चले। कि जिससे ये चीज पता चले कि आप जो खर्चा कर रहे हो वो बहुत एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं भारत में। कोई डैम बन रहा है, ओके, तो कई यहाँ पर जो रिन्यूएबल जो एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो चलाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी पैसा खर्चा हो रहा है। ओके, तो उसी के मुकाबले में यहाँ पर बात करें कितना एफिशिएंट तरीके से आप जो है काम कर रहे हो, अपना खर्चा कर रहे हो। तो जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए खर्चा हो रहा है तो वो आउटपुट देगा हमें फ्यूचर में। वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो वो आने वाले समय में बेचेंगे तो वहां से कुछ रेवेन्यू आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंट तरीके की अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पर स्पेंडिंग ही होगी ज्यादातर। और यहाँ पर जो एक एक रुपया भी जो आप जो है कितने क्वांटम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है आप बना रहे हो, तो ये देखना यहाँ पर जरूरी है। ओके, कितने एफिशिएंट तरीके से आप खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो पैसा लगता है, तो अगर आप कहें कि इससे कोई मतलब आउटपुट निकल कर आएगी रिटर्न में, तो वो कुछ खास निकल के आने वाली नहीं है। सिर्फ ये मिलेगा देश को अच्छी गवर्नेंस मिल जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर होगी जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगेगा। और आगे यहाँ पर बात करें 5वें नंबर पॉइंट्स की, अवॉइडिंग द रेलेवेंट लॉस की। जैसे सरकार ने कहा कि जितने भी बाकी कानून है उनके दायरे में रहकर ही ये सारे काम हो रहे हैं। तो दोबारा यहाँ पर बात करें जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो भी उसकी सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर एक तरीके से रोल मॉडल के तौर पे यहाँ पर उसको देखा जाता है। तो जो भी हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये नहीं दे सकते कि लोएस्ट यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, कि मतलब सबसे नीचे स्तर पर यहाँ पर क्या काम हो रहा है, सबसे नीचे स्तर पर हमें क्या चीज चाहिए। तो यहाँ पर रोल मॉडल सबसे पहली चीज देखी जाती है कि कोई प्रोजेक्ट कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल जो है किस तरीके से इम्प्रेस कर पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर दुखदाई तौर पर यहाँ पर ऑथर यही बात करेगी, ये जो फंडा है ना रोल मॉडल वाला, तो ये यहाँ पर नहीं देखा गया। जो यहाँ पर जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस प्रोजेक्ट को अभी कंटिन्यू किया जाए। और आगे कुछ कंसर्न्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर पुराने लेजिस्लेशन की बात की जा रही 1899 वाले की। तो यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें, इज एक्टिंग एज बोथ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड लोकल बॉडी सेक्शनिंग द प्रोजेक्ट, ए क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि एक और जो यहाँ पर लोकल बॉडी है, दूसरी ओर यहाँ पर जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपस में ही भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो दो यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात कर रहे हैं, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी दिल्ली।
ओके, तो ये यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, तो जो कि यहाँ पर चाहिए इस एक्ट के द्वारा, ओके, दैट कॉन्स्टिट्यूट देम टू एक्सेप्ट सबमिशंस ओनली फ्रॉम 3 रिकॉग्नाइज्ड लोकल बॉडीज। जैसे यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसको यहाँ पर लिस्ट में डाला ही नहीं गया, yet it has accorded approval to the new parliament building। तो अभी यार इसी कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ पर दो स्टैट्यूटरी बॉडीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके। तो किसी एक्ट के तहत जिसके चलते यहाँ पर जो सबमिशन हो रही है कि मतलब कौन सा एक्ट जो है उसको अप्रूवल देनी है, कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दे रही, तो अभी नए पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग की अप्रूवल वो भी इसी तरीके से यहाँ पर दी गई है। और सबसे यहाँ पर पहला जो सबसे बड़ा कंसर्न बचता है वो है एनवायरमेंटल अप्रूवल। तो यहाँ पर इसके लिए क्या किया गया, तो यहाँ पर जो कठिन प्रोसेस बनाए गए थे कि जो एनवायरमेंट अप्रूवल के लिए, जैसे अभी शुरुआत में देखें तो जैसे बिल्डिंग बनी है तो आसपास ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं पार्लियामेंट के आसपास, तो वो सही है, ओके, अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर आप 1.5 लाख स्क्वायर यहाँ पर मीटर के हिसाब से या इसके ज्यादा बड़ा आपका बिल्ट अप एरिया, तो यहाँ पर जो है अप्रूवल लेनी होगी आपको, एनवायरमेंटल अप्रूवल, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक तरीके से एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के तहत इसको यहाँ पर जो है सबमिट किया गया इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, अगर बात करें उसकी। तो यहाँ पर ये भी जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि इसका कोई फंक्शनल लिंकेज है ही नहीं बाकी स्पेसेस के साथ। अगर हम यहाँ पर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो ये यहाँ पर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये यहाँ पर पूरा का पूरा बाकी एरिया जो कि यहाँ पर ये भी फिलअप कर दिया जाएगा, इस स्पेस को भी यहाँ पर फिलअप कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही उठ रहा है कि जो खास तौर पे यहाँ पर जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसके द्वारा अभी जिसको कि लिस्ट में नहीं रखा गया अभी इस बार, तो इसके द्वारा यहाँ पर ज्यादातर जो कंसर्न उठाएगा यही क्या है कि पार्लियामेंट अभी डिपेंडेंट है जो आसपास के एरिया से, खासतौर पर अगर कार पार्किंग की बात करोगे तो वो कहाँ पर करोगे आप। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग आसपास के एरियाज के ऊपर यहाँ पर वो डिपेंडेंट नहीं होगी, तो होगी, तो एनवायरमेंटल अप्रूवल यहाँ पर सही तरीके से होना चाहिए था। तो ये कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स यहाँ पर पाई गई, तो अपने यहाँ पर बातें रखी गई ऑथर के द्वारा, जो जो भी मुद्दे यहाँ पर सरकार के द्वारा डिस्कस किए गए। और अभी आखिर में बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है फिडुशियरी इशू। तो इसका मतलब है इशुएंस ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट नॉट मैच्ड बाय गोल्ड सिक्योरिटीज, आल्सो नॉन एज फिएट मनी। तो कहने का मतलब ये है जैसे हमारी जो करेंसी है भारत की, जो रुपया करेंसी है, चाहे 500 रुपए का नोट ले लो चाहे 2000 रुपए का, तो ये एक फिएट करेंसी है, फिएट मनी है ये, ओके। तो इसमें ऐसा है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ही यहाँ पर इशू होता है, ओके। और यहाँ पर हमारी करेंसी, हमारी जो मनी है उसकी यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से नहीं देखी जाती कि कितने यहाँ पर गोल्ड की सिक्योरिटीज हमारे पास पड़ी, ओके। तो ऐसी कोई मनी जो यहाँ पर गोल्ड सिक्योरिटीज के साथ मैच करके हम नहीं चलते, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि हमने इसको मोड ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, दो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बीच में, कि आपस में व्यापार हो रहा है यहाँ पर इस फिएट मनी की तरह। जो हमारी भारतीय जो रुपया, अगर उसकी अगर बात कर ले, जैसे यूएस डॉलर की बात कर ले, यूरोस की बात कर ले, तो यहाँ पर ज्यादातर यूएस डॉलर को ही यहाँ पर फिएट मनी के तौर पर जो है दो देश आपस में ट्रेड करते हैं, जो कि यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू की जाती है। तो यहाँ पर रुपीस की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर रुपीस को इशू कर रहा है, यूएस डॉलर की बात करें तो यहाँ पर उसकी गवर्नमेंट उसको इशू कर रही है, लेकिन कितना गोल्ड का भंडार है उसके साथ यहाँ पर मैचिंग नहीं की जाती है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कुछ कमेंट कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में खाली पड़ा रहता है वो, और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।